नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बायो-सावर्त के नियम पर आधारित एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के न्यूमेरिकल किए हैं। न्यूमेरिकल करने का मुख्य पर्पज अपना यही था कि हम पहले चुंबकीय क्षेत्र की गणना को समझें और उस गणना के तरीके को समझें ताकि हम बायो-सावर्त को समझ सकें, बायो-सावर्त के द्वारा दिया गया नियम समझ सकते हैं, फॉर्मूला समझ सकें। तो सब ये काम ने पिछले लेक्चर में किया। अब मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, यानी अब मैं एम्पियर का नियम पढ़ाऊंगा। अगर बच्चे जो एकेडमिक वाले हैं वो अपनी बुक को देखेंगे तो बुक में बायो-सावर्त का नियम और उसके अनुप्रयोग पहले करा दिए गए और एम्पियर का नियम और उसके अनुप्रयोग अंत में कराए जाते हैं। मेरा अपना ट्रेक है, मैं पहले चुंबकीय क्षेत्र सारे करा देता हूं, यानी मैंने बायो-सावर्त पढ़ा दिया और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कंप्लीट कर दिया, गणना करा दी, दो अनुप्रयोग थे वो मैंने करवा दिए। अब मैं एम्पियर के नियम की तैयारी करूंगा और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं वो करना है। तो मेरा ट्रेक ये है कि मैं चुंबकीय क्षेत्र को पहले निपटा लेता हूं, फिर अन्य टॉपिक लेता हूं। तो सब कुल मिला के अपन बहुत इंपॉर्टेंट नियम जो एकेडमिक में तो आपसे मान लो पूछा ही जाता है, एम्पियर का नियम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले स्थिर विद्युत की में हमने कभी गाउस का नियम पढ़ा था। तो गाउस का नियम जब पढ़ते होते हैं तो उसके लिए हमें विद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ता है, तब जाके गाउस का नियम समझ में आता है। एग्जैक्टली एम्पियर का नियम अगर समझना है तो उससे पहले आपको परिसंचरण समझना पड़ेगा। हालांकि ये कोई मुख्य टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर एम्पियर का नियम समझ में नहीं आएगा। तो सब अपनी शुरुआत होगी आज की परिसंचरण से, है ना। परिसंचरण को अंग्रेजी में सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। क्या है सर्कुलेशन वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आपको सब पहले ये समझना है, फिर उसके बाद अपन अन्य बात यानी जो भी रिलेटेड बातें हैं वो करेंगे, यानी एम्पियर का नियम पढ़ेंगे। सीधे सीधे देखिए साहब, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को यानी चुंबकीय क्षेत्र को आप किसी भी दिशा में दर्शा दें, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में आपने कोई पथ अज्यूम कर लिया, एक पथ की कल्पना कर ली, पथ ले लिया आपने P से Q। अब जैसे मैं P से Q कह रहा हूं तो आप भी उसी को फॉलो करें कि अपने को कहां से कहां चलना है, P से Q चलना है, यानी पथ की दिशा बता रहा हूं मैं। पथ और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से किसी कोण थीटा पर हैं, क्लियर होगी बात। इस पथ PQ पर मैंने एक ले लिया अल्पांश, इस अल्पांश को अपन dl लिख देते हैं, क्योंकि पथ की दिशा मैंने P से Q बोली है। अगर पथ की दिशा में मैं आपसे पूछूं चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो आप चुंबकीय क्षेत्र का पथ की दिशा में घटक लेंगे और ये घटक कितना आएगा, b cos थीटा। तो सब P से Q की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कितना है साहब, दिखा दिया, b cos थीटा। क्लियर साहब। अब इस चुंबकीय क्षेत्र b cos थीटा और अल्पांश की लंबाई का गुणा करें, गुणा करके इनका समाकलन करें, तो इससे कहते हैं पथ PQ की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, है ना। मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को, चुंबकीय क्षेत्र का रेखाचा, है ना। यहाँ चाहो तो P से Q लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो ये जो चीज अपन ने लिखी, अल्पांश की दिशा में या पथ की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लिया b cos थीटा, अल्पांश लिया, इन दोनों के प्रोडक्ट का यानी गुणा का समाकलन किया, तो जो चीज हमें प्राप्त होती है उससे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का पी क्यू की दिशा में रेखा समाकलन। इसको और सिंप्लीफाई करें तो पी टू क्यू, इसको आप लिख देंगे बी डॉट डी एल। ठीक है साहब, इसका सीधा सीधा अगर मैं अर्थ समझाऊं, क्योंकि देखो अगर हम एक फॉर्मल वर्ड बोलते रहेंगे तो हो सकता है मौलिक बात को या मूल बात को न समझें, इससे मूल बात को भी समझो। ये जो आपके सामने है ये पी क्यू की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। पी से क्यू की दिशा में कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इसीलिए इसको कहते हैं पी क्यू के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, है ना सर। ये तो बात होगी बी डॉट डी एल का समाकलन, यानी चुंबकीय क्षेत्र का, या रेखा में चुंबकीय क्षेत्र, एक रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र। अब बात को ध्यान से समझना, यदि P और Q को मिला दिया जावे, P और Q को मिलाएंगे तो बंद पथ निर्मित होगा, पथ बंद हो जाएगा। अब यह ध्यान रखना, पथ बंद होगा, या पृष्ठ की तो बात ही नहीं हो रही है ना। मैं इससे इसलिए कह रहा हूं कि गाउस और एम्पियर के नियम में समानताएं हैं, हालांकि मैंने भी एम्पियर का नियम नहीं पढ़ाया है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको अंतर स्पष्ट भी कर दूंगा। अभी चलो उसके बारे में छोड़ दें बात। तो सब पथ या P और Q को मिला दें तो पथ बंद होगा। बंद पथ की दिशा में या बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन को परिसंचरण कहते हैं, यानी परिसंचरण बंद पथ के अनुदिश, ये देखो बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसे कहते हैं परिसंचरण। अब बंद पथ, तो बंद पथ जैसे वृत्त है, सर्किल है, सर्किल क्या है, बंद पथ है। त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, बंद पथ है। रेक्टेंगल यानी आयत है, तो आयत क्या है, बंद पथ। भाई समाकलन विद रिस्पेक्ट टू डीएल है तो पथ लेंगे। गाउस में जो था वो डीएस था, तो वहां बंद पृष्ठ लेते थे। बंद पृष्ठ का मतलब गोला, घन, बेलन, दैट इज क्लोज सरफेस, यानी बंद पृष्ठ। यहां बी डॉट डी एल है। अगर गाउस में जाएंगे आप तो गाउस में था ई डॉट डी एस, ये पृष्ठ समाकलन है और ये रेखा समाकलन है। सरफेस इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, इसके नीचे एल लिख रखा है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू डीएल, इसके नीचे एस लिख रखा है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू डीएस। तो दोनों में रात दिन का फर्क है। वहां आप कहेंगे बंद पथ, सॉरी बंद पृष्ठ, यहां पर गाउस में है ना, बिल्कुल क्लियर लिख देता हूं। यहां बोलेंगे आप बंद पृष्ठ और यहां बोलेंगे आप बंद पथ। अंतर बता देता हूं, जैसे यहां बोलेंगे गोला, घन, है ना, बेलन, ये सब बंद पृष्ठ हैं। यहां ये नहीं बोल सकते, यहां बोलेंगे सर्किल यानी वृत्त, आयत, है ना, वर्ग, त्रिभुज। तो मेरा ख्याल है बात बहुत स्पष्ट होगी। गाउस एक अलग चीज है,
एम्पियर अलग चीज है। गाउस में बंद पृष्ठ की बात होती है और एम्पियर में जो बात होने जा रही है वो बंद पथ की बात होती है। पथ कौन कौन है वो मैंने क्लियर कर ही दिया, बस लास्ट बार और बोल देता हूं। बंद पथ के अनुदिश, अब वो आयताकार हो वृत्ताकार हो जैसा भी, बंद पथ के अनुदिश यानी बंद पथ की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन को परिसंचरण कहते हैं। ठीक है साहब, तो परिसंचरण से पूर्णतः मैंने आपको फैमिलियर करा दिया और मैंने यहां पर गाउस और एम्पियर में अंतर बताने का भी प्रयास किया है। आप इंटीग्रेशन से समझ सकते हो, वो पृष्ठ समाकलन कहलाता है, ये रेखा समाकलन कहलाता है। इसके नीचे एल लिख रहा है, उसके नीचे एस लिख रहा है, वो भी सर्किल लग रहा है समाकलन पर, तो पर वो बंद पृष्ठ को बताता है क्योंकि समाकलन एस के सरफेस के रेस्पेक्ट में, यहाँ लाइन के रेस्पेक्ट में, तो ये बंद पथ कहलाता है। चलो अब आ जाइए साहब, अब अपन बात करते हैं एम्पियर के नियम की। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बिल्कुल क्लियर समझ लें एकेडमिक वाले बच्चे कि ये आता है ना, पूछेंगे भले 1 नंबर का है एम्पियर का नियम है ना। एम्पियर का नियम क्या है सब, सिंपली आधा तो अपन ने बात कर ही ली डिस्कस करके। एम्पियर के अनुसार बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन मतलब परिसंचरण, यही बोला ना अपन ने, बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन मतलब परिसंचरण B डॉट dl है ना। बंद पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग बंद पथ से गुजरने वाली, जो भी बंद पथ है, जैसे मान लो वृत्ताकार बंद पथ है सपोज, अब इससे गुजरने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग का μ0 गुना होता है। यह है साहब एम्पियर का नियम है ना। अभी मैं एक लय में बोल देता हूं, अभी मैंने टुकड़े टुकड़े करके बोला था समझाने के उद्देश्य से, अब मैं पूरा एक फ्लो में बोल देता हूं है ना। बंद पथ के एम्पियर के नियम अनुसार बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन मतलब परिसंचरण बंद पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग समेशन आई वह μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। μ0 की जगह आप म्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि एम्पियर का नियम भी गाउस के नियम की तरह माध्यम और निर्वात दोनों के लिए लागू है। क्लियर साहब, ये हो गया एम्पियर का नियम। अब आप पूछेंगे कि क्या ये गाउस के नियम की तरह ही काम करेगा? यस, जैसे गाउस के नियम के लिए बंद पृष्ठ का होना जरूरी था, ऐसे ही एम्पियर के नियम को लगाने के लिए बंद पथ का होना जरूरी है, जिसे एम्पीरियन पथ कहते हैं। गाउस में बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते थे। ठीक है साहब, तो दोनों में समानता है। गाउस के नियम का उपयोग तभी कर सकते हैं जब बंद पृष्ठ यानी गाउसीय पृष्ठ का निर्माण हो। एम्पियर के नियम का उपयोग तभी कर सकते हैं जब बंद पथ यानी एम्पीरियन पथ निर्मित हो। जैसे गाउसीय पथ में विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए, ऐसे एम्पीरियन पथ भी इस प्रकार का बनाना कि उसमें धारा का वितरण एक जैसा हो। इस तरह का आपको एम्पीरियन पथ बनाना है। चलो सब क्या करेंगे इससे? तो साहब जैसे बायो सावर्त के नियम से हमने धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना की थी, एग्जैक्टली एम्पियर के नियम से भी वही करेंगे। वही धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, है ना।
तो जो बायो सावर्त में कर रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। कुछ आकृति यानी अनुप्रयोग 1 अनुप्रयोग 2 वहां कर लिए, उनको दोबारा नहीं करेंगे। अब नई आकृतियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। ये एडवांस लो है, सिंपल है ना साहब। चलो अब पहले इसका प्रूफ दे दें अपन। प्रूफ का मतलब ये नियम सत्य है या नहीं। तो साहब इसका प्रूफ देने के लिए ये आपने एक चालक ले लिया, इसमें धारा I है। क्लियर साहब। तल के लंबवत d त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ अज्यूम कर लिया। ये लिया तल के लंबवत है चित्रों के साथ। अब साहब इस पथ पर चुंबकीय क्षेत्र देखें आप, तो धारा अंगूठे की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियां दिखाएंगी। ये सब चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई उंगलियों से दिखा देंगे। देखो आप, क्लियर। तो साहब हमने एक अनंत लंबाई का या एक सीधा लंबा चालक ले लिया जिसमें I धारा प्रवाहित है। d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है ना। अब परिसंचरण किसके बराबर आना चाहिए? परिसंचरण μ0 व बंद पथ के अंदर धारा I के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। देखा, अभी चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सब अब कैलकुलेट करें परिसंचरण। परिसंचरण की गणना करो सब। परिसंचरण क्या होता है? B डॉट dl, यानी अगर इसको खोल के लिखें तो BDL cos थीटा। जिससे गाउस के नियम में दिमाग नहीं लगाना होता, पढ़ो और उसको बात को समझो। ये कह रहा है B और DL के बीच का कोण बताओ थीटा। तो ठीक है साहब, B तो आपने दिखाई रखा है, ये ले लिया आपने अल्पांश। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये दिखा रखी है आपने, उधर भी इधर भी। वृत्त में कोई भी भौतिक राशि अगर दिखाते हैं तो स्पर्श रेखा से दिखाते हैं। ये लो सब, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये व्हाइट वाला तीर दिख रहा है ना आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो अल्पांश की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, ये दिखा दिया मैंने रेड पेन से, अल्पांश की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र। तो सब यहां पहली बात तो देखें B क्या है? B कांस्टेंट है साहब, B नियत है। B किसके कारण है? अनंत लंबाई के तार के कारण। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? D दूरी पर μ0I अपॉन 2πd। ये अपन बायो सावर्त में निकाल चुके हैं। तो यहां पर हमने जो पथ अज्यूम किया है, ये पथ जो येलो, डार्क येलो से ले रखा है, ये पथ D त्रिज्या का है, तार से D दूरी पर। तो तार से D दूरी पर यानी अनंत लंबाई के तार के कारण D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। क्योंकि पथ की तार से दूरी सभी जगह समान है, इससे चुंबकीय क्षेत्र नियत होगा। दूसरा, वह दूसरी बात आप देख ही रहे हो, B और DL पैरेलल हैं। देख लो आप, पथ की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बस इसमें रख दो सब। देखा वही आता है क्या? इसलिए परिसंचरण, B तो बाहर निकाल दूं, ये B बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन DL रह गया अंदर, cos 0 इज इक्वल टू 1 है ना। तो यही लिख देता हूं, इसलिए cos थीटा की जगह क्या रख दोगे आप? +1। तो मैंने cos थीटा की जगह +1 रख दिया। बस मान रखो साहब। देखा परिसंचरण कितना आता है? परिसंचरण उतना ही आना चाहिए जितना हमने एम्पेयर के नियम में लिखा है। ठीक है साहब, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं फाइनली परिसंचरण। B की वैल्यू रखो, ये रही μ0 I अपॉन 2πd। क्लियर? DL कहां ले रखा है? D त्रिज्या के वृत्त पर। तल के लंबवत वृत्त है, कितनी त्रिज्या का है? स्मॉल d त्रिज्या के।
इस वृत्त पर आपने ले रखा है अल्पांश। अब इन अल्पांश 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 को जोड़ोगे तो वृत्त की कुल लंबाई आ जाएगी। वृत्त की कुल लंबाई कितनी है? डी त्रिज्या के वृत्त की कुल लंबाई कितनी होगी? 2 पाई डी होनी चाहिए। तो सब 2 पाई डी कैंसिल बाई 2 पाई डी। आगे बात सब परिसंचरण मतलब बी डॉट डी एल किसके बराबर निकला? μ0 तथा बंद पथ के अंदर उपस्थित कुल धारा के गुणनफल के बराबर। यही एम्पियर का नियम, हेंस प्रूफ। तो सब एम्पियर का नियम मैथमेटिकली भी आपके सामने प्रूव होता है, सिद्ध होता है। तो सब एम्पियर का नियम आप समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक, है ना। पूछते हैं बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग व μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। μ0 की जगह आप म्यू भी ले सकते हैं, है ना।